Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 2, the end of bipolarity. तो इससे पहले चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या है टू पावर्स के बारे में पढ़ा था कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बाइपोलर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा था। तो टू पोलर्स थे, एक था यूएसएसआर और दूसरा था आपका यूएसए। तो इन दो पावर्स में से एक पावर यानी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो अब एक पोलर नहीं रहता, एक डोमिनेंट पावर नहीं रहती, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड में बाइपोलरिटी की जगह हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिपोलर सिस्टम आ जाता है। तो सेकंड चैप्टर आपका उसी के बारे में है कि द एंड ऑफ बाइपोलरिटी सिस्टम, पूरे वर्ल्ड से बाइपोलरिटी सिस्टम कैसे खत्म होता है और उसके बाद यूएसए की हेजेमनी कैसे आती है, जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में सबसे पहले दे रखा है सोवियत सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज सोवियत सिस्टम, यानी सोवियत व्यवस्था है क्या। यानी जो यूएसएसआर ने सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ की जो गवर्नमेंट काम कर रही थी, जिसको हम सोवियत गवर्नमेंट भी कह सकते हैं या सोवियत सिस्टम भी कह सकते हैं, तो वो सिस्टम कैसा था और कैसे बना था। अगर हम थोड़े से बैकग्राउंड में चले जाएं तो 1917 में, आपके 9th क्लास में चैप्टर भी आता है, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, जो कार्ल मार्क्स के एक शिष्य मानने वाले व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में हुई थी, जो इसके ऑर्गेनाइजर भी माने जाते हैं। इसके अंदर कार्ल मार्क्स के व्यूज़ को क्या है अपनाया गया, जो ये कहते थे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर न तो क्या है कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, न कोई स्टेट की बाउंड्री होनी चाहिए, बल्कि सब कुछ क्या है सभी का होना चाहिए, यानी सब लोगों का होना चाहिए, किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो इशू उठाया था वो मेनली कंपनी के मालिकों और वर्कर्स के बीच में उठाया था कि कंपनी के जो मालिक हैं वो क्या है जो बेनिफिट होते हैं ज़्यादा लेते हैं, बल्कि वर्कर्स वगैरह को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस वजह से ये उन्होंने अपने व्यूज दिए थे, जिसको रशिया के अंदर 1917 में अपनाया गया था। तो व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप के अंदर क्या है वहाँ बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई थी और उन्होंने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज, जिसको आज कम्युनिस्ट पार्टी भी बोल देते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और जिसके वो चीफ बने थे 1917 से लेकर के 24 तक। लेकिन उस समय तक वो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो स्टेबल नहीं कर पाए थे। उसके बाद जोसेफ स्टालिन है वो क्या है इसके चीफ बने थे, यानी यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वो 24 से लेकर के 53 तक रहते हैं और उनके टाइम में यूएसएसआर काफ़ी प्रोग्रेसिव करता है और पूरे वर्ल्ड की एक पावर बन जाता है, जिसके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है, इसलिए इसका काफ़ी रोल माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी। तो ये आपके जोसेफ स्टालिन है, बोल्शेविको है, इसके लेनिन है, गोर्बाचेव, इनकी पिक्चर के साथ आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में इनकी फ़ोटो दे रखी है और उनके लाइफ्स के बारे में कुछ बताया गया। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मेनली इन्होंने क्या है मेन रोल प्ले किया था यूएसएसआर को पावरफुल बनाने में। नेक्स्ट है आपका निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव का नाम इसलिए बताया गया है यहाँ पर क्योंकि निकिता खुश्चेव के टाइम में कोल्ड वार जो था वो अपनी अपर स्टेज के ऊपर था। आपने लास्ट चैप्टर में कोरिया क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पढ़ाया, क्यूबा पढ़े हैं, तो वो सारे के सारे क्राइसिस है ज़्यादातर क्या है इन्हीं के टाइम पीरियड में हुए थे। तो ये 53 से लेकर के 64 तक क्या है इसके प्रेसिडेंट रहे थे, या कम्युनिस्ट पार्टी के हम कह सकते हैं कि चीफ रहे थे। तो निकिता खुश्चेव के बारे में। और लास्ट हमें करना है मिखाइल गोर्बाचेव का करना है। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से लेकर के 91 तक जब डिसइंटीग्रेशन होता है तब तक रहे थे। मिखाइल गोर्बाचेव का हमें इसलिए क्योंकि ये लास्ट यूएसएसआर के क्या प्रेसिडेंट थे, उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और रसिया अलग से बन जाता है और बाकी कंट्री अलग से हो जाते हैं। इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे जिनके बारे में हम चैप्टर में भी बताएंगे। तो ये इसलिए इनको क्या है बार बार इनका नाम आ गया। तो मेनली आपको जो नेम है मिखाइल गोर्बाचेव और निकिता खुश्चेव को देखने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने निकिता खुश्चेव पढ़ा था, सेकंड में मिखाइल गोर्बाचेव का बार बार नाम आएगा। तो ये इनके 3 प्रेसिडेंट हुए हैं जिनके बारे में हमें करना है। तो यही सोवियत सिस्टम था, यानी जिसके अंदर सोवियत सिस्टम के अंदर क्या है जो कम्युनिस्ट व्यूज़ हैं किसके कार्ल मार्क्स के, उन व्यूज़ को क्या अपनाया गया था और कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी, जिसमें एक सिंगल ही पार्टी थी, किसी दूसरी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनाने का या कोई पार्टी बनाने का कोई राइट नहीं होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। तो ये सारा का सारा सोवियत सिस्टम है। अब हम सिर्फ सीधा यहाँ से 85 के बाद आ जाते हैं कि 1985 के बाद क्या हुआ। तो मेनली 1985 के अंदर जब मिखाइल गोर्बाचेव क्या है यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने आते ही क्या है 3 रिफॉर्म्स किए थे। क्योंकि यूएसएसआर की हम कहते हैं कि 70 के बाद से कंडीशन ज़्यादा बेटर नहीं थी, वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने अपने ज़्यादातर जो इकोनॉमिक ही है या जो अपनी करेंसीज वगैरह का यूज़ न्यूक्लियर पावर को गेन करने में कर लिया था।
या इस तरह की कर लिए, तो इसलिए उसकी पकड़ जो दूसरे कंट्रीज है जिन उनके ऊपर ढीली होती जा रही थी। तो गोर्बाचोव ने क्या है कंट्री को डेवलप करने के लिए 3 रिफॉर्म्स किए थे। वैसे आपकी बुक में मिक्स दे रखे हैं आगे, लेकिन इसको अलग बताया गया क्योंकि ये 2-3 बार आपसे बीच बीच में पूछे जाएंगे। तो ये 3 रिफॉर्म्स है। प्रेस्ट्रोइका, ये रशियन लैंग्वेज के वर्ड है तीनों ही, और ये इनका इंग्लिश के अंदर मीनिंग है। तो प्रेस्ट्रोइका मतलब होता है रिस्ट्रक्चर करना। उनका कहना था, गोर्बाचेव का कहना था, जो सोवियत सिस्टम है उसको हम दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जिसके अंदर कुछ खामियां, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर कुछ खामियां होती है, तो उन्होंने कहा कि उन कमियों को हम क्या है, उन बैरियर्स को जो हमारे डेवलपमेंट के आगे आ रहे हैं उनको हम दूर करेंगे, और इसके साथ ही क्या है नई पॉलिसीज अपनाएंगे। सेकंड उन्होंने कहा ग्लासनोस्ट मतलब वो ओपननेस, खुलेपन की नीति अपनाना चाहते थे, जिसके अंदर क्या है जो फॉरेन कंट्री वगैरह है उसमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि 70 तक रसिया किसी भी दूसरे कंट्री को अपने यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी लगाने की परमिशन भी नहीं देता था 70-75 तक, जिसके कारण वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह कम मिलने लगा। तो इस तरह की सिचुएशन आ रही थी, या बाहर की चीज़ें होती थी, महंगी भी मिल सकती थी। तो इसके अंदर ओपननेस की बात की गई कि हम जो बाहर से दूसरे कंट्री से मल्टीनेशनल कंपनियां उनको परमिशन देंगे, यानी खुलेपन की नीति अपनाएंगे। इसको सबसे पहले चाइना ने शुरुआत किया था। 1 मार्क्स में आ जाता है कि ओपननेस यानी खुले द्वार की जो नीति है वो सबसे पहले किसने की थी? चाइना ने 1972 के आसपास की थी। और थर्ड है उस्क्रोनी क्या है? इंप्रूविंग इकोनॉमी की, क्योंकि 70 के बाद उनकी इकोनॉमी की ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रही थी। लोग क्या है डिमांड कर रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह की, इन चीज़ों की कर रहे थे। पब्लिक के अंदर कोई मुनाफा नहीं था, हर कंपनी क्या जा रही थी, जो पब्लिक कंपनी थी यानी सरकारी गवर्नमेंट थी वो घाटे में जा रही थी। तो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए ये रिफॉर्म्स किए थे। तो ये 3 रिफॉर्म्स थे उनके। उन्हीं 3 रिफॉर्म्स को क्या है आगे बताया गया। ये 2 मार्क्स के अंदर अलग से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका सोवियत सिस्टम के बारे में है। सोवियत सिस्टम मेनली 1 या 2 मार्क्स में या 6 मार्क्स का कोई आगे क्वेश्चन आता है, डिसइंटीग्रेशन वगैरह है, उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो आगे आपका टॉपिक आता है हाउ बिकेम ग्रेट पावर ऑफ यूएसएसआर। अब हम यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे। जो यूएसएसआर है यानी सोवियत सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, वो एक तो पावरफुल कैसे बना और फिर वो लेग्ड बिहाइंड कैसे हुआ यानी पिछड़ा कैसे था, उन दोनों के बारे में हम क्या है करेंगे। तो सबसे पहले हाउ बिकेम ग्रेट पावर यूएसएसआर, यानी जो सोवियत सिस्टम था यानी यूएसएसआर था वो ग्रेट पावर कैसे बना था। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। 17 के बाद या 24 के बाद जैसे ही सिस्टम उनका सेटअप होता है तो उनके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत बेटर था। रसिया आज भी वर्ल्ड का लैंड एरिया के अंदर क्या है सबसे बड़ा कंट्री है, और उस टाइम तो उसमें 14 कंट्री और इन्वॉल्व थे। तो इसलिए इतना बड़ा लैंड एरिया होने के कारण भी वो काफ़ी डेवलप था। क्यों था? क्योंकि उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, काफ़ी बेटर माना जाता था वर्ल्ड का, और पूरे एरिया के ऊपर वो अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। नेक्स्ट है वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें लिख सकते हो इंक्लूडिंग ऑयल, यानी रसिया का जो एरिया है उसके अंदर एनर्जी के रिसोर्सेज भी काफ़ी बेटर थे। उनके पास ऑयल भी इतना था कि वो अपने कंट्री की जो डिमांड है वो आसानी से पूरी कर सकते थे। तो इसलिए उसके पास वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज है। अगर किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो वो डेवलप करेगा ही। तो इसलिए भी क्या है रसिया जो है वो पावरफुल बन चुका था। नेक्स्ट इफिशिएंट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी उन्होंने अपनाया था। ट्रेन का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बेटर माना जाता था उस टाइम पीरियड के अंदर रसिया का, क्योंकि इतने बड़े एरिया को देखते हुए उनका जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी बेटर था, इसलिए भी वो क्या है आगे बढ़ा। स्टेट एश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग। अब मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग क्या है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री में भी करती है। जैसे इंडिया के अंदर भी फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ मतलब डिपो वगैरह के द्वारा कम कीमत के ऊपर अनाज दिया जाता है। उसी तरह से क्या है रसिया के अंदर भी स्टेट ने एश्योर्ड किए थे मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग, मिनिमम जिसके अंदर फूड हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ फैसिलिटी हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग के लिए ज़रूरी है उनको एश्योर्ड किया गया था किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट एश्योर्ड करती है तो लोग क्या है गवर्नमेंट के लिए काम भी करते हैं, तो इसलिए वो डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है नो एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ प्राइवेट तो था ही नहीं, सब कुछ क्या था गवर्नमेंट का। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर भी क्या होती थी कॉमन होती थी। तो सभी लोग अगर मान लो एक गांव में 500 लोग हैं जो नौकरी वगैरह पे नहीं है तो सब के सब एग्रीकल्चर करते थे। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं, यानी कि किसी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं था, यानी किसी तरह की बेरोजगारी वहाँ पर नहीं थी। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग। इसके अलावा रसिया में कहा जाता है कि वहाँ सुई से लेकर के जहाज़ तक हर चीज़ बनाने की कैपेबिलिटी रसिया के अंदर थी। उस समय जो यूएसएसआर था उस समय का, उसके अंदर मतलब जितनी भी
थिंग्स होती हैं, वो उसने इंडिया की भी इसमें काफ़ी हेल्प की थी, फैक्ट्री वगैरह लगाने में, कंपनी वगैरह। तो उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो प्रोड्यूस करने की थी एवरीथिंग, वो किसी कंट्री से दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। इसलिए अगर सारी चीज़ें एक ही कंट्री में, उसका पैसा बाहर नहीं जाएगा तो वो डेवलप ही करेगा। तो इसलिए भी कहा जाता है कि यूएसएसआर एक ग्रेट पावर बन चुका था इन सब चीज़ों के कारण। तो ये आप पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। लेकिन यूएसएसआर का काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, उन्होंने ये पॉलिसी 1970 में अपनाई है, और 70-80 तक आते आते उसका जो डेवलप है वो रुक जाता है एक तरह से। हम ये कहते हैं कि 70 के बाद डेवलप रुक जाता है और 80-85 के बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आगे रीजन दिए गए हैं कि लैग्ड बिहाइंड, यानी पिछड़ा क्यों, लाइट का मतलब पिछड़ना क्यों यूएसएसआर, यानी अपने बैक फुट पे वो कैसे गया। तो सबसे पहले दे रखा लैक ऑफ डेमोक्रेसी। आज क्योंकि 17 में सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन 70-80 तक जब यूएसएसआर पहुंचा तो वर्ल्ड के अंदर मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को क्या डेमोक्रेसी सिस्टम के बारे में पता चल चुका था। वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्री लिबरल डेमोक्रेसी अपनाना चाहते थे, तो यूएसएसआर के खुद जो दूसरे कंट्री थे जो उसके साथ इन्वॉल्व थे वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाना चाहते थे। तो इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमी थी वहाँ पर, लोगों को लिबर्टी नहीं थी, लोगों को राइट्स, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं थे। तो इस चीज़ों के कारण, इनकी कमी के कारण क्या है, यूएसएसआर पे छुट गया। नेक्स्ट है नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सिर्फ क्या थी, एक ही पार्टी को परमिशन थी, उसी का प्रेसिडेंट बनेगा। लोगों को तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने तक का राइट नहीं था, जैसे चाइना के अंदर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्रिटिसाइज करने तक का भी राइट नहीं था। तो लोगों को इस तरह की कोई स्पीच की फ्रीडम नहीं थी, जिसके कारण भी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते जा रहे थे। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इसके अलावा 70-80 का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर कंज्यूमर गुड्स की, फूड वगैरह की जो सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है उसमें काफ़ी कमियाँ देखने को मिली। मतलब गवर्नमेंट ने वो फूड सिक्योरिटी वापस ले ली थी। वहाँ पर कंज्यूमर गुड्स इतनी महंगी होती जा रही थी, लोग उसको खरीदने मतलब उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था। तो इसलिए कंज्यूमर गुड्स की जो थी उनकी कमी भी इसका एक रीजन माना जाता है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल सिंगल पार्टी सिस्टम। दूसरा, वहाँ पर किसी दूसरी पार्टी को बनाने का कोई राइट नहीं था, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम था और वो भी अनकाउंटेबल, यानी कि दूसरा बना ही नहीं सकता कोई भी छोटी मोटी। तो इस तरह से लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, कहने को तो उनको राइट टू वोट था, लेकिन एक ही पार्टी थी, उसी को वोट देना, उसी का प्रेसिडेंट बनना था। तो कम्युनिस्ट ही सिस्टम था, इसलिए सिंगल पार्टी सिस्टम के कारण भी लोग उसके अगेंस्ट होते गए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि उसी पार्टी के लीडर को लोगों के द्वारा पसंद किया जाए। तो इसलिए भी क्या है, ये भी एक रीजन माना जाता है। और नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के साथ जो क्राइसिस हुआ था वो लगभग 10 ईयर के आसपास चला है, जिसमें यूएसएसआर की फेवरेबल गवर्नमेंट तो वहाँ फेवरेबल थी, लेकिन पब्लिक उनके अगेंस्ट थी। पब्लिक के अंदर, या जिहादी जिसको बोल सकते हैं, वहाँ जिहादी का नाम दिया गया था, आगे टॉपिक आएगा पूरा पूरा। उनके साथ क्या है, लगभग 10 ईयर तक क्या है इन्वेंशन करता रहा यूएसएसआर, और अंत में उसको अपनी मिलिट्री ही वापस बुलानी पड़ी थी। यानी इसके अंदर काफ़ी लॉस हुआ, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वहाँ के लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसए सपोर्ट कर रहा था बैकफुट से। तो इसलिए ये इन्वेंशन भी क्या है एक उसके लिए, क्योंकि 10 साल अगर किसी के दूसरे कंट्री में जाकर के उनकी मिलिट्री लड़ाई लड़ेगी तो उनको काफ़ी लॉस तो होगा ही। इसलिए उनको इसमें अफ़गानिस्तान का जो क्राइसिस था उसके अंदर काफ़ी, मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी बोल देते हैं, उसके अंदर काफ़ी लॉस हुआ था। यह भी उनका एक रीजन माना जाता है पिछड़ने का यूएसएसआर का। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके उसके लेग्ड बिहाइंड के पॉइंट्स हैं। इनको 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में कैसे ही पूछा जा सकता है। तो ये आपको अलग पॉइंट टू पॉइंट क्या है लर्न होना चाहिए। तो वो पावरफुल क्यों बना, यानी पहले सोवियत सिस्टम था क्या, वो पावरफुल क्यों बना, और वो पिछड़ा क्यों, ये दोनों के लिए। आगे हम क्या है डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ अगले टॉपिक के अंदर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।